नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑल कंपटीशन क्लासेज में। हम लोग यूथ की बुक से जो प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज ये चौथी क्लास है और पहले दूसरे तीसरी क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य देखा था और उसका पूरा विकास देखा था। इसके बाद वाले चैप्टर में हिंदी साहित्य से कुछ प्रश्न हैं, उसके बाद कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह 151 क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 80 क्वेश्चन तक देखेंगे, उसके बाद जो बचेगा अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन तक इसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ही बढ़िया बुक है और हम लोग इसको चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। और काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर इसको कंटिन्यू रखिए, तो इसको कंटिन्यू मैं रखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूंगा बीच में। ये पूरा 15-20 दिन का कोर्स है, इसको मैं समाप्त करवा दूंगा। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें डालने के चक्कर में या फिर कभी व्यस्तता हो गई तो वीडियो नहीं बन पाती है। आपको रेगुलर 1-2-3 वीडियो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। UPSSC की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसके लिए हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के अलावा GS वगैरह और UP स्पेशल करंट अफेयर्स सब की वीडियो आपको मिलेगी। एक बार आप लोग उसको चेक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज ये दूसरा चैप्टर है, इसमें हिंदी साहित्य एवं व्याकरण और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो कुछ इसमें से हम लोगों को पिछले जो वीडियो बने हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ़िलहाल क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। चलिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है? यह है तुर्की भाषा का। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है सही शिविर या खेमा। अवहट किस काल की भाषा है? यह है आदिकाल की। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? यहाँ पर कोंकणी, लेकिन यहाँ पर कोंकणी स्वीकृत राजभाषा है, लेकिन यहाँ पर लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है। 4 नंबर देखिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये इनको अग्रदूत कहा जाता है, और जिन्होंने अपने पद साहित्य में संप्रप्ति हिंदी भाषा की विशेषता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यह है पाली। पाली भाषा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली भारत की प्रथम देशज भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जब आर्य लोग आए तब वो लोग संस्कृत बोलते थे। संस्कृत के बाद फिर जब जैन धर्म के लोग थे, यानी कि उसके बाद वाला जो काल था, वो लोग प्राकृत बोलते थे, प्राकृत भाषा। उसके बाद जब फिर बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तब पाली बोली जाने लगी। पाली के बाद फिर आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह है भारोपीय भाषा परिवार की। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? यह है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कब हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। देखिए, तेलुगु दक्षिण भारत की भाषा है, और दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यह है काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? ये 3 रूप हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं? एक तो मौखिक। मौखिक जब हम ओरली किसी से बात करते हैं तो ये मौखिक रूप हो गया। और दूसरा होता है लिखित। अगर हम जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वो लिखित हो गया। अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन दे देते हैं लिखकर, और वो रिटन में आंसर देता है तो इसको लिखित कहते हैं। दूसरा सांकेतिक होता है
कि जब हम लोग इशारों से बात करते हैं। बस भाषा के अभिव्यक्ति के केवल यही 3 प्रकार होते हैं। और ये लोग ये चीज़ आप लोग संप्रेषण वगैरह में भी पढ़े होंगे, जो लोग सीसेट वगैरह तैयारी किए होंगे। संप्रेषण में भी है, भाषा के अभिव्यक्ति के प्रकार है, किस प्रकार के संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातों को किस प्रकार से पहुंचाता है अगला व्यक्ति, ये होता है संप्रेषण। फिलहाल वो दूसरी चीज़ है। आगे चलिए देखते हैं 12 नंबर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये जो है भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ढोढाड़ी बोली है, क्या है, पूर्वी राजस्थान की है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ये पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि क्या होती है, लिखने की स्टाइल होती है। इसमें मराठी है, मराठी और नेपाली दोनों जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसमें पाली हो जाएगा आंसर। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है हम लोग उसके देख चुके हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। पश्चिमी हिंदी जो है सब कुछ देख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप मानक रूप होता है। अगला क्वेश्चन, पाली किस धर्म की भाषा है। तो देखिए हम अभी बताए कि जो प्राकृत है, प्राकृत भाषा वो जो है जैनियों की है। उसके बाद फिर पाली आती है, पाली बौद्ध धर्म की है, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। तो पहले जैन धर्म आया था, उसके बाद बौद्ध धर्म आया है। तो जो है भाषा का क्रम भी इसी प्रकार से जो है विकसित। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है। यह है कबीरदास जी। निर्गुण का मतलब होता है कोई मूर्त पूजा नहीं, कुछ नहीं, मतलब ईश्वर का कोई स्वरूप इसमें नहीं होता है। अगला देखिए, सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए, नमक, सोना, घोड़ा, समुद्र। इसमें देखिए सोना इसका अर्थ नहीं होता है, बाकी इसका नमक, घोड़ा और समुद्र तीनों इसके अर्थ होते हैं। आगे देखिए, अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है। तो ये जो है ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि जो है हाथों के स्पर्श द्वारा इसको ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शायद प्रेम रतन धन पायो इसी का कॉपी है। चलिए बताइए ये किसकी पंक्ति है। ये है मीराबाई की। उक्त पंक्ति मीराबाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। कालिदास को कहा जाता है। देखिए, कालिदास शेक्सपियर से काफ़ी पुराने जो है लेखक हैं, लेकिन जो है पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर जो है हावी थी और हमारा देश गुलाम था। तो अब जो वहाँ के जो मॉडर्न जो लेखक थे वो हमारे यहाँ के पुराने लेखक से तुलना करके जो है उस तरीके से देखिए अपने हिसाब से किस तरीके से तुलना किए हैं। जैसे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास, जबकि कालिदास पुराने लेखक हैं। अगर हम लोग ये कहें कि जो है कालिदास जो है इनसे उत्कृष्ट विद्वान थे तो कोई गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। यह है ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो यह खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है, पूर्वी हिंदी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी है। मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है, ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। ये क्रांतिकारी कवि थे और इनकी कविताओं से इनकी जो है क्रांतिकारी जो छवि थी वो झलकती है।
अवधी शब्द का अर्थ है, अवधी शब्द का मतलब होता है अवध की भाषा। अवध प्रांत ये इलाहाबाद, फैजाबाद, ये लखनऊ लेकर पूरा ये अवध प्रांत में आता है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? यह है पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि है। और लिपि का मतलब होता है जो लिखने का स्टाइल होता है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? यह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में सबसे पहले अपना जो रचनाएं थी उसको जो है करना शुरू किया था। 36 नंबर देखिए, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो श्याम सुंदर दास ने लिखी, और ये मेरी आत्मकहानी उनकी आत्मकथा है। अगला देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? इसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल और राम कुमार वर्मा ने संधि काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। अमीर खुसरो का समय ये 13वीं शताब्दी में थे, ठीक है। और ये जो है एटा ज़िले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। 39 नंबर देखिए, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? यह है मैथिली शरण गुप्त। यद्यपि खड़ी बोली को कोमल रूप सुमित्रा नंदन पंत ने दिया, किंतु हिंदी भाषा के सांस्कृतिक प्रसंगों में सर्वाधिक अंशदान मैथिली शरण गुप्त का है। 40 नंबर देखिए, जायसी ने किस भाषा में रचना की? तो ये जो है अवधी भाषा में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? यह है इलाहाबाद में। सुधक्कड़ी किसकी भाषा है? यह है कबीरदास की, और इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 भाषाओं का मिक्सचर था, ठीक है। उसमें ये अपनी जो है रचना करते थे। अगला देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ये गीता है। गीता उस समय लिखी गई है जब जो है अर्जुन जब रण क्षेत्र में जो है जाते हैं और वो जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और उनको जो है कुछ सूझता नहीं है, तब वहाँ पर जो है उनको श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था और वही उपदेश इस गीता में लिखा गया है। और ये प्रथम जो है ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। 44 नंबर देखिए, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? तो इसमें 7 सोपान हैं। आगे, कबीर के प्रमुख शिष्य थे, ये थे धर्मदास। कबीर दास जी किस शाखा के कवि थे? ये ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय जो है निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। मगही किस उपभाषा की बोली है? ये बिहारी की है, ठीक है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये सौरसेनी से बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। अगला देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? 1956 में। और 1956 में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। 50 नंबर देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? डी, आंध्र प्रदेश। आ गया क्वेश्चन ही। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यह है पूर्वी हिंदी से। आगे देखिए, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? यह है पंजाबी। अमृता प्रीतम का संबंध पंजाबी भाषा से है, जिन्होंने साहित्य की सर्जना इसी भाषा में किया है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? अज्ञेय को। अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग बताइए कमेंट करके। खड़ी बोली के प्रणेता अज्ञेय जी को कवियों का कवि की संज्ञा से अभिभूषित किया गया है। शेखर एक जीवनी उनकी महत्वपूर्ण कृति है। 54 नंबर देखिए, निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल पंक्ति किससे संबंधित है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा था, ठीक है। अगला देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कबीरदास हैं और ये बीजक से लिया गया है। 56 नंबर देखिए, निम्न में राष्ट्र कवि कहलाता है? यह है मैथिली शरण गुप्त। इनको जो है राष्ट्र कवि
से अभिभूत किया गया है। साकेत इनकी प्रसिद्ध रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता जो है इनकी एक प्रतिष्ठित कृति है, धर्मवीर भारती जी की। 58 नंबर देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, इसका होगा विदुषी। आगे देखते हैं 59 नंबर, हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? ये होते हैं 52। इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और साथ ही 4 संयुक्त व्यंजन भी शामिल हैं। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? तो इसमें जो है राम अयोध्या के राजा थे, एक पूर्ण वाक्य है यहाँ पर, इसलिए पूर्ण विराम लगेगा। अगला, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। इसमें चलते चलते क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलते चलते क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अगला, कौन्तेय कहा जाता है अर्जुन को। कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती का पुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है? ये होता है श्रमण। देखिए, जब अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया था ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए, ठीक है, तो ब्राह्मण तो होते ही हैं जो होते हैं, श्रमण का होता है बौद्ध भिक्षु। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किससे लिया गया है? ये अर्जुन। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद में, ठीक है। फैजाबाद में दरअसल अवधी बोली जाती है, लेकिन फैजाबाद से जैसे ही थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्रों में हम लोग बढ़ते हैं, वहाँ पर अवधी और भोजपुरी का मिक्सचर, फिर आगे चलकर भोजपुरी बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, फैजाबाद जिले इसके पश्चिमी छोर तक तथा पटना, रांची इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? ये हुई है सिंधु। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पारसी प्रभाव के अंतर्गत सिंधु शब्द से हुई है। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसी की पंक्तियां हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। कृष्ण कहाँ के राजा थे? ये द्वारिका के राजा थे। किसे विदेह कहा जाता है? ये राजा जनक को विदेह कहा जाता है, ठीक है। प्राकृत किसकी भाषा है? जैनियों की भाषा है। प्रेम सागर किसकी कृति है? ये लल्लू लाल की है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का, ठीक है। और इसमें ये मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास है, जो दुर्दांत स्थिति को प्राप्त इस उपन्यास में इर्द गिर्द घूमता है। आगे देखते हैं 74 नंबर देखिए, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा ये जो है छायावादी प्रसिद्ध लेखिका हैं। अन्य जो है छायावादी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और रायकृष्ण दास। 75 देखिए, रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? यह है सैयद इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां की कृति है, जबकि प्रेम सागर लल्लू लाल की है। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। जायसी किस धारा के कवि हैं? यह है प्रेम मार्गी भक्ति धारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, उसमें भी प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। 77 देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किसका है? संपूर्णानंद का है, क्योंकि इनकी जो कहानियाँ होती थीं वो या तो दलितों पर, अपमानितों पर या फिर कृषकों पर ही अधिकतर इनकी कहानियाँ होती थीं, इसलिए जो है इनको जो है कृषकों की आदि की आवाज़ कहा जाता था। 78 नंबर देखिए, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर में, और ये जयसिंह, राजा जयसिंह के आश्रित कवि भी थे। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? यह है
राधा कृष्ण की प्रेम लीला का। 80 नंबर देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? यह है 14 सितंबर 1948 और 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, तो 80 क्वेश्चन तक हो गया। 80 के बाद हम लोग जो है कल से इसमें जो है जो 80 के बाद क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सजेशन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।